राजस्थान बोर्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपकी प्रश्नावली 1.2 के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, राजस्थान बोर्ड जो है अब एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करता है और राजस्थान बोर्ड में अब एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस पर ही आधारित है ये प्रश्नावली 1.2 जो अब राजस्थान बोर्ड ने लागू कर दिया है। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा राजस्थान बोर्ड का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देंगे। प्रश्न एक में बच्चों हमसे कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, हमें बताइए। तो नीचे 3 कथन दिए हैं, हमें तीनों कथनों के लिए बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। फिर कहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें बताना भी है कि क्यों वो कथन सत्य है अथवा असत्य है, तो हमें कारण भी देना है। तो चलते हैं पहले कथन की तरफ। तो पहला कथन है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या की संबंधों की जांच करनी होगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या में क्या संबंध होता है, फिर हम इस कथन का उत्तर देंगे। अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आई बटन में आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने देखा था कि जो वास्तविक संख्या होती है वो या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। परंतु अगर हम इसका उल्टा देखें तो सभी परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्याएं होंगी और सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं होंगी। और वैसे भी हमने पढ़ा था कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है, तो ये बात तो सही है, सभी अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है। अब हम चलते हैं कथन की तरफ वापस। अब हम आ जाते हैं कथन की तरफ। तो कथन में हमें दिया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं चाहे वो अपरिमेय संख्या हो चाहे परिमेय संख्या हो वो वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन भी सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन हो गया हमारा सत्य कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है जो है वो एक वास्तविक संख्या होती है। कारण क्या है उसका, क्योंकि जो वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, तो सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है कि दिया गया कथन सत्य है। अब चलते हैं प्रश्न 1 के भाग 2 की तरफ। प्रश्न 1 में दूसरा कथन हमें दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m जो है एक प्राकृत संख्या है। तो हम समझ लेते हैं पहले कि प्राकृत संख्या क्या होती है। संख्या रेखा को तो हम जानते हैं, जो हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। संख्या रेखा पर हम प्रत्येक बिंदु को निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो √m के रूप का होता है जहाँ m जो है एक प्राकृत संख्या है। तो हम पहले प्राकृत संख्या को समझ लेते हैं, फिर इस कथन पर वापस आते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। उसमें हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था। प्राकृत संख्या क्या होती थी, हमारी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो प्राकृत संख्या होती है। शून्य जो है वो अलग है। पूर्ण संख्या के 2 प्रकार होते हैं, शून्य और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 1 2 3 4 5 इत्यादि। शून्य अलग होता है। तो शून्य जो है प्राकृत संख्या नहीं है। अभी हमें यहाँ पर यही समझना है कि शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब हम चलते हैं कथन की तरफ वापस।
तो हमने देखा अभी कि जो शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अब हम पहले इस प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर हम बताएंगे कि कारण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ये दिया गया कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, और अगर हम अंडर रूट शून्य लें तो हमें शून्य मिलता है, और शून्य जो है वो संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो ये कथन गलत है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम जो है एक प्राकृत संख्या है, जबकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, और अंडर रूट शून्य जो है वो शून्य होता है, और शून्य जो है संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। इसलिए ये जो कथन दिया गया है ये असत्य कथन है। यही इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। अब चलते हैं हम प्रश्न 1 के भाग 3 की तरफ। प्रश्न 1 का भाग 3 में कथन दिया गया हमें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य है। वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में। तो अध्याय 1 के परिचय का वीडियो अवश्य देख लीजिए। इस वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो या तो परिमेय संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होंगी। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो कथन में हमसे कहा गया कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। अब चलते हैं कथन की तरफ वापस। तो हमने अभी अभी देखा कि जो वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी ये आवश्यक नहीं है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। दिया गया कथन जो है वो असत्य है। कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। उदाहरण के लिए अगर हम समझ लें तो 2 जो है वो वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। 2 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। इसलिए कथन जो दिया गया है वो असत्य कथन है। यही हमारे प्रश्न 1 के भाग 3 का उत्तर है कि दिया गया कथन असत्य है। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा राजस्थान बोर्ड का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देंगे। प्रश्न 2 में बच्चों हमसे कहा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांकों के बारे में हम जो है अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो पूर्णांक धनात्मक होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो हमसे पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, वो हमेशा अपरिमेय होता है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। तो प्रश्न का उत्तर है नहीं। नहीं क्यों? ये उदाहरण से ही समझ में आएगा हमको कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल अंडर रूट वो अपरिमेय होते हैं, ये गलत बात है। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। कैसे? उदाहरण से समझ लेते हैं। हमें तो एक उदाहरण देने को कहा गया, हम यहाँ पे 3 उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि 4, 9 और 25 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। इनका वर्गमूल अंडर रूट लें तो देखो 4 का अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 2 मिलेगा, और हम जानते हैं 2 जो है वो परिमेय संख्या है। तो वैसे तो उत्तर यहीं पे समाप्त हो गया क्योंकि एक ही उदाहरण देने को कहा था। दूसरा उदाहरण हम समझने के लिए ले लेते हैं। 9 धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 मिलेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 25 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 मिलेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए दिया गया कथन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, असत्य है, गलत है। और हमने उदाहरण दे दिए ऐसी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल के जिनका वर्गमूल जो है वो परिमेय संख्या होता है, यानी कि अपरिमेय नहीं होता है। तो ये हमारे प्रश्न 2 का उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे कोई भी अंडर रूट वाली संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, हमें एक आयत जैसा बनाना होता है, ठीक है, जिसमें
ओ भी जो है वो हमारा कर्ण होगा या विकर्ण कह सकते हैं, जो कि जिस संख्या को हमें निरूपित करना है अंडर रूट के अंदर उसके बराबर होगा, यानी कि अंडर रूट 5 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ओ ए ओ बी, उसके आधार और लंब होंगे। अब ओ ए और ओ बी की लंबाई हमें इस प्रकार लेनी है कि उन दोनों के वर्गों का योग जो है वो 5 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओ बी बराबर तो अंडर रूट 5 है। अब ओ ए हमने 2 ले लिया और ए भी ले लिया 1, तो 2 अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, धन 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 4 धन 1 होता है 5, तो ये हो गया अंडर रूट 5। यहाँ पर हमने लगाई है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि कोणीय समकोण होगा हमारा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा कर्ण किसके बराबर होगा, अंडर रूट के अंदर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कि अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 4 धन 1 होगा अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे। तो देखो, अब क्या करेंगे, ये बना लिया, ये यहाँ पे हमें यहाँ पर ही बनाना है, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, OB को त्रिज्या मानकर एक प्रकार लेंगे, नुकीला हिस्सा प्रकार का रखेंगे O पर, तो O केंद्र हो जाएगा, पेंसिल रखेंगे B पर और OB लंबाई की त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देंगे। OB की लंबाई अंडर रूट 5 है जो हमें पता है, तो अंडर जो भी लंबाई आएगी OB की उसका एक चाप खींच देंगे। वो चाप संख्या रेखा पर यहाँ पर भी काटेगा, ठीक है, उसे हम बिंदु P मान लेंगे। अब जो P है वो संख्या रेखा पर किसके बराबर होगा, अंडर रूट 5 के बराबर होगा, क्योंकि OB की जो लंबाई है वही लंबाई OP की होगी। OB की लंबाई अंडर रूट 5, तो OP की लंबाई भी होगी अंडर रूट 5, तो P बिंदु जो होगा वो संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 के संगत होगा। इसी प्रकार हम अन्य बिंदुओं को भी जो अंडर रूट के अंदर है उनको संख्या रेखा पर इसी विधि से निरूपित कर सकते हैं। तो यही हमारे प्रश्न 3 का उत्तर है बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको राजस्थान बोर्ड का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आपने हमारे राजस्थान बोर्ड के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे राजस्थान बोर्ड के चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। बच्चों, आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।